अरे मैं कल एब्सेंट था। कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे घर में सब लोग बीमार हैं। पहले मेरा बड़ा बेटा बीमार हुआ, फिर मेरी वाइफ बीमार हुई, फिर छोटा बेटा बीमार हुआ, फिर मैं बीमार हो गया। ठीक है, तो मेरे अगल बगल मत रहे तो आप भी बीमार हो जाओगे। हाँ, इसलिए दूर रह रहा हूँ मैं। आज भी मैं, कल तो मेरी ऐसी हालत हो गई, दवाई ख़त्म हो गई पैरासीटामोल, और रात को बहुत बुखार आया ये वो। फिर मैंने सुबह एक डिवोटी को फ़ोन किया, बगल वाली बिल्डिंग में रहते हैं, वो लेके आया दवाई। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खा के अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास नहीं लूंगा ब्रेक के बाद, ठीक है। आप लोग खुश? हाँ। कल से मैं पूरी क्लास लूंगा, ठीक है। हाँ, नहीं सिलेबस पीछे है इसलिए मैं आज दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, आप लोग पहले डाउट पूछ लो। नीट नीट का इतना टेंशन नहीं है, कब है नीट? मई में है। हाँ, अरे अभी क्या चल रहा है, बोर्ड्स? क्या बोर्ड्स के लिए आप लोग टेंशन में? नहीं नहीं ना, आप लोग टेंशन में हो गए ही नहीं। हाँ, टेंशन नहीं। हाँ, मई में है ना नीट, मई में। मई कब है? बहुत दूर है, इतना टेंशन नहीं, आराम से खत्म हो जाएगा, सितंबर में खत्म हो जाएगा आपको। सितंबर एंड विल फिनिश। 15 सितंबर तक मेरे को जेई वालों को खत्म कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग की 3 क्लास ले लूंगा मैं, जल्दी जल्दी सितंबर एंड सब खत्म। ठीक है चलो, हाँ। उसके बाद रिवीजन में करेंगे ना धीरे धीरे। अब बताओ, आप लोग डाउट बताओ। आप लोग क्या थोड़े कुछ कुछ सेक्शंस उतने डीप नहीं जाना होता तो जल्दी जल्दी भागता है नीट में। जेई में क्या थोड़ा स्लो रहता है। हाँ, किस में? ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर हैं? अभी तो जियो सी चल रहा है, बहुत सारे चैप्टर वो ओपन करो। अच्छा हाँ, बताओ ना, बताओ डाउट क्या है, जल्दी स्टार्ट करते हैं। आप लोग का है डाउट कि नहीं? है, हाँ तो निकालो ना जल्दी से। पेपर तो एकदम इजी बनाया था। है नहीं था क्या इजी? बिल्कुल इजी था। कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन सब तो एकदम इजी इजी थे क्वेश्चन। क्लास में जैसे कराए थे उससे इजी दिए थे। बताओ। हाँ बताओ, यस। 46 से 60। 49। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इज नॉट एरोमेटिक? ठीक है, तो ए वाला तो होगा, बी वाला भी होगा, सी वाला भी होगा, डी नहीं होगा, ठीक तो है। एक पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अच्छा। ए बी सी है, सबको समझ में आया कैसे एरोमेटिक है? डन। अच्छा, डी क्यों नहीं है? कितने बच्चों का सही आया आंसर? हम्म सही आना चाहिए। देखो, आपको ऑर्गेनिक में कैसा है ना, ये ऐसा नहीं है कि खाली वो फॉर्मूला सीख लिया और फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया, समझ गए क्या? वो सब नहीं होता। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक एप्टीट्यूड की चीज है, और अजम्पशन की, अजम्पशन मतलब आपको एक भापना होता है क्वेश्चन को, समझे? वो चीज प्रैक्टिस से ही आती है। वो कोई ऐसे 1 and 0 डिजिटल नहीं है कि ऐसे सिखा दिया और बनने लगेगा। ठीक है, वो लॉजिक सिखा सकता हूँ मैं, उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेना आप ही का काम है। ठीक है, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, कितना आप सॉल्व करते हो, उससे समझते हो। आपको समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे कैसे वर्कआउट कर रहे हैं आप। हाँ, सो डी वाले में कैसे होगा? इसीलिए मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, खाली आपको ऐसे नहीं कि रूल लिखा दे रहा हूँ ऐसे होता है, मैं उसको एकदम इंटरनली लॉजिक के साथ और बाइटल लेवल पे हर चीज मैंने समझाया। अभी ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों का गलत हुआ होगा जिन्होंने और बाइटल लेवल तक नहीं सोचा होगा। ठीक है, अभी कोई उतने लेवल पे सोचेगा तो उसका गलत हो ही नहीं सकता। अभी अब क्या बोल रहे हो, क्या होना चाहिए? हाँ, एक करेगा और एक नहीं करेगा, अच्छा कैसे नहीं करेगा? ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। अच्छा चलो ठीक है, ऑक्सीजन को बोल देते भाई तू मत अपना ला, लोन पेयर ला ही मत। क्या वो कर सकता है रेजोनेंस? नहीं कर सकता, इसका तो एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर मान लो ये वाला ऑक्सीजन दिमाग भी लगा ले कि यार ठीक है, मैं अपना ना लोन पेयर रेजोनेंस में भेजूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरी वजह से क्या हो जा रहा है, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है। मान लो ये ऑक्सीजन ये भी डिसाइड कर ले, तो क्या होगा? ऑक्सीजन को कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने के लिए एक एम्प्टी ऑर्बिटल तो देना पड़ेगा ना, तभी तो इसके आगे रेजोनेंस आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन इस मान लो इसका रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो अगर डी होता, कुछ होता तो भगा भी सकता था।
हो ही नहीं सकता वो, उसको भगाना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, और भगाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। समझ गया कि नहीं? हाँ, सो दिस विल बी एंटी एरोमेटिक। बाकी तीन में तो दिख रहा था ना एरोमेटिक है, तो इसको टिक मार देना था। चलो और बताओ। हाँ, कौन सा? 51। ये जो नया शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, हाँ। शॉर्टेस्ट किस में होगा, जिसमें रेजोनेंस होगा? किस में रेजोनेंस हो रहा है? फर्स्ट वाले में। ऐसा क्वेश्चन आया है जेई में, ठीक है, इसी टाइप का है। तो Cl का, फर्स्ट वाले ऑप्शन में Cl का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेजोनेंस। और CCl में क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना? कितने बच्चों का सही हुआ ये? गुड। हाँ, और बताओ। इसलिए मैं क्वेश्चंस भी ऐसे डाल रहा हूँ, जैसे ऐसा नहीं कन्वेंशनल जो पढ़ा दिया वही डाल दे रहा हूँ। उसी चीज पे आपको थोड़ा इधर उधर करना आना चाहिए, खुद भी तो एक डेवलप होना चाहिए ना बच्चे का एप्टीट्यूड, या और बताओ। कौन सा? 60 तक और कोई डाउट है क्या? 58। 58। आप बस ये टेस्ट को अच्छे से दो, इसी में से आ जाएगा आपका क्वेश्चन, और जो पढ़ा रहा हूँ। ये आपके टेस्ट में एक और बुक कवर होती जा रही है, मैं दूसरी बुक से देता हूँ, ये एक और बुक है अरिहंत की, उससे कवर। 58। ओके। among the which of the following correct for their no bond resonance energy, so no bond huh? 59। which of the following orders is correct for electron donating power of the through hyper conjugation, yeah, so सबसे अच्छा हाइपर कंजुगेशन कौन करेगा? हाँ, CH3। उससे कम CH2 CH3, और फिर ये, तो यही तो है आंसर, ठीक है, 1 2 3, है ना 59। यस, हाँ, और बताओ 60 तक और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। 61 से 75। 60, ये आपका ही है ना? तो 59 तो सही किया आपने। हाँ, क्वेश्चन पूछने में भी गलती कर रहे हो, तो क्वेश्चन कहाँ से सही होगा? 60। among these alkanes which of the following orders of stability is correct? किस में ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है, थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में। थर्ड सेकंड फर्स्ट, बी ऑप्शन, ये भी तो सही है आपका। हाँ, इसमें भी तो वही है 60। मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कौन सा सही किया है गलत किया है। अच्छा बताओ, 61 से 75। हाँ, 60। हाँ, 63। 63 ना? हाँ, 63। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दीज कंपाउंड्स? ओके, यहाँ आंसर दिया है बी। ओके, बोला है स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज लेस देन दैट बिटवीन 3 and 4। 3 and 4, और क्या बोला है, 3 and 4, 1 and 2। 1 and 2। अच्छा, ओके। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इस करेक्ट, करेक्ट पूछा है, करेक्ट में बी दिया है, स्टेबिलिटी डिफरेंस 1 and 2 इज लेस 3 and 4। नहीं, ये इनकरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 में क्या हो रहा है, 2 में रेजोनेंस चल रहा है, और 1 में रेजोनेंस नहीं चल रहा है, तो स्टेबिलिटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 3 and 4 में तो किसी में रेजोनेंस नहीं चल रहा है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल, अगर है भी तो कोई ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। खैर, 1 and 2 बोला, 3 and 4 बोला है ना? ठीक है, इसको बोनस करेंगे हम लोग। करेक्ट, क्योंकि इसमें ए ऑप्शन हो सकता है, स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2। क्योंकि जनरल जब कोई क्वेश्चन बनाने जाएगा ना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव, ये क्वेश्चन कहीं नहीं आया, और ये बहुत क्लोज क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन डिजाइन करेगा वो पहले डिजाइन इसी पे करेगा कि उन दोनों में जिसमें रेजोनेंस का डिफरेंस है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, समझे? करेक्ट। तो आंसर ए होना चाहिए, मोर देन दैट बिटवीन 3 and 4, क्योंकि 3 and 4 में
एंगुलर स्ट्रेन पे तो इसको फिर इसने अब क्या कंफर्मेशन एनालिसिस पे आंसर दिया है, ये सब फिर प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोनस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, और बताओ। हाँ, अरे वो सब कुछ नहीं, उसको बोनस करेंगे, चलो आगे बताओ। नेक्स्ट, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, जेई में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल होते हैं। हाँ, 71। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली नहीं देता हूँ। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। तो कौन सा है भाई सबसे स्टेबल? पहले वाले में 3 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में 2 है, और तीसरे वाले में 1 है। 1 2 3। अच्छा, सो इसने आंसर भी दिया है 3 2 1। हाँ, इसको 1 2 3 करेंगे हम। इसने क्या है ना, इंडक्टिव पे क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, इसने क्वेश्चन को इंडक्टिव पे बनाया है, हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से ये होगा ऑर्डर। ठीक है, हाँ, सो ए ऑप्शन पकड़ेंगे अपन। ये मतलब मैं ना, अरिहंत की बुक है, अभी रिसेंट ही आई है, तो उसमें क्या है, नई बुक है तो कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकते हैं करेक्शन। ठीक है, इसीलिए ऐसा है। हाँ, हाँ, एक सेकेंड, तो इसको करेक्शन कर लेंगे हम लोग, है ना, ए ऑप्शन दे देंगे। और अगर ये क्वेश्चन, अगर ऐसा ऑर्डर है भी, तो ये आंसर कोई नहीं देगा, समझे ना क्यों? क्योंकि पहले बच्चा किस पे चेक करेगा? हाइपर कंजुगेशन पे ही चेक करेगा, समझ गए? यस, तो आंसर ए ही आएगा। ठीक है, 73। 73। क्या बोल रहा है? अरे इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, अच्छा, लिख के दिया था क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन? ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में हाँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें रेजोनेंस का बेनिफिट मिल रहा हो। ठीक है, देखो तो थर्ड वाले में कैसा है कि डबल बॉन्ड के रेजोनेंस से उसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। फर्स्ट में भी डबल बॉन्ड के रेजोनेंस से उसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा, और सेकंड में भी डबल बॉन्ड के रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि ओ के लोन पेयर का स्टेबलाइजेशन किसको मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में कैसा है कि ओ का जब लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, तो यस, तो लोन पेयर का भी स्टेबलाइजेशन मिलेगा। किसमें? फर्स्ट में। एक का मिलेगा कि दोनों का मिलेगा? दोनों का मिलेगा। ठीक है, करेक्ट। क्योंकि फर्स्ट वाले में कैसा है कि फर्स्ट वाले में यहाँ पे प्लस है OCH3 OCH। ठीक है, अभी देखो ये इधर से इधर आया तो यहाँ प्लस गया, और जब यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ प्लस जाएगा, तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस इसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। आया समझ में? ठीक है, फिर जब ये यहाँ से अब यहाँ से यहाँ आया, फिर ये वापस चला जाएगा, फिर क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इस बार प्लस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और फिर से वो ओ का जो लोन पेयर है उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। आया समझ में? तो फर्स्ट केस में कैसा है कि जो कार्बोकैटायन जब मूव हो रहा है, तो दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर उसको इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं। आया समझ में? सेकेंड ऑप्शन में क्या है? सेकेंड ऑप्शन में ओ का लोन पेयर दे रहा है उसको स्टेबलाइजेशन कि नहीं? एक ओ का दे रहा है, एक ओ का नहीं दे रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले ऑप्शन में कैसा है, जो ऊपर जो लगा हुआ है ना, वो नहीं दे सकता OCH3। ये वाला नहीं दे सकता, लेकिन ये जब इधर से इधर जाएगा यहाँ प्लस आएगा, है ना, ये प्लस यहाँ चला जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्लस, और फिर ये वाले ओ का लोन पेयर इसको दे देगा रहता, समझे? तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसको, है ना, लेकिन इसका तो मिलेगा। और थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में थर्ड वाले में किसी ऑक्सीजन का नहीं मिलेगा।
अब रेजोनेंस करके देखो, है ना, जब पाई बॉन्ड भागेगा तो किसी उस कार्बन पे प्लस नहीं आएगा जिसपे ओ सी एस थ्री लगा हुआ है। आगे समझ में? सबसे स्टेबल फिर कौन होना चाहिए? वन, फिर टू, फिर थ्री। क्या आंसर दिया है? वही दिया है। हाँ, वन टू थ्री। हाँ, क्या? थोड़ा जोर से बोलो, क्या खाया है? थर्ड में रेजोनेंस ज्यादा हो? तो मैंने जो समझाया वो क्या समझाया? कैसे होगा रेजोनेंस ज्यादा? मैंने जो समझाया उसमें क्या प्रॉब्लम? अरे मैंने जो समझाया उसमें एकदम क्लियर तो समझा रहा हूँ। इसमें रेजोनेंस चल रहा है तो जहां प्लस आ रहा है, कहाँ कहाँ प्लस आ रहा है? उस कार्बन पे प्लस आ रहा है जिससे ओ सी एस थ्री लगा हुआ है। पहले वाले में दोनों बार आ रहा है, दोनों कार्बन पे आ रहा है जिसपे ओ सी एस सी लगा हुआ है। दूसरे वाले में एक ही कार्बन पे आ रहा है जिसपे ओ सी, तीसरे वाले में एक पे भी नहीं आ रहा, तो बात खत्म हो गई। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस पहले में दो बार हो रहा है, दूसरे वाले में एक ही बार हो रहा है, तीसरे वाले में एक भी बार नहीं हो रहा। है ना, सबसे स्टेबल फर्स्ट होगा, फिर सेकंड। तो क्वेश्चन बनाने वाला इसी को सोच के तो क्वेश्चन बना रहा है, बस आपने वो लॉजिक पकड़ लिया। कितने बच्चों का सही हुआ ये? किसी का सही हुआ? किसी का सही नहीं हुआ? चलो ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लो। ठीक है, हाँ, बना सकते थे कि नहीं? क्वेश्चन बना सकते थे। हाँ, तो आपको उतना एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना होगा ना। आपका पेपर नीट का इतने पे है तो आपको इतने पे अपने लेवल को रखना है, तब तो आपको इजी लगेगा ना। फॉर्मेलिटी होना चाहिए। नीट के पेपर के दिन जाके सब बना के आ जाना है बस, वो एक फॉर्मेलिटी है। इतना पढ़ लेना है। और बोलो। हाँ। हाँ, 78। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी होगा? सबसे ज्यादा वन होगा। अच्छा हाँ, नहीं, वन से ज्यादा स्टेबल कौन है? टू। एक्सेप्शन ना। हाँ, सो टू विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड देन थर्ड। टू वन थ्री। क्या दिया आंसर? डी। अच्छा, सेकंड उसने सबसे ज्यादा दिया है, फिर वन और थ्री को ऑलमोस्ट बराबर कर दिया है। ठीक है, वन और थ्री को बराबर किया है, लेकिन वन विल बी मोर स्टेबल देन थ्री। ये अपन लेके चलेंगे। ठीक है, अपन सी आंसर देंगे इसको। ठीक है, वन को हम ज्यादा ही पकड़ते हैं, तो होगा उसके आसपास, लेकिन अब आसपास है क्या है वो, वैल्यू थोड़ा दिया रहता है। हाँ, सो हम लोग इसको कौन सा ऑप्शन लेंगे? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन लेके चलेंगे। एक्सेप्शन याद है ना सबको? दोनों में, हाँ ठीक है। और बताओ। बस? और कोई डाउट? 82। 82। आपको ऑर्गेनिक में बस ऐसे ही स्ट्रगल करते रहना है। स्ट्रगल करते करते फिर आप लय पकड़ लोगे। विच आर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द मिथॉक्सी ग्रुप ऑपरेट्स ऑन दिस कार्बो अनायन? कार्बो अनायन माइनस आई करेगा और तो नहीं कुछ करेगा। ए। यस। तो क्या आपका डाउट क्या है? अभी जो उस पर नेगेटिव है, क्या वो नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है कि नहीं कर सकता रेजोनेंस? अच्छे क्वेश्चन है। इस बुक में अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, मतलब लॉजिक वाइज। अभी देखो, ये जो नेगेटिव है, क्या ये रेजोनेंस कर सकता है? नहीं कर सकता। रेजोनेंस कोई सिचुएशन बन रहा है क्या? कोई सिचुएशन नहीं बन रहा। बन रहा है? नहीं बन रहा। ऐसा कोई सिचुएशन पड़ा है नेगेटिव कार्बन? नहीं है, रेजोनेंस नहीं कर सकता। तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। तो रेजोनेंस तो ये आएगा ही नहीं, इधर इधर आएगा ही नहीं। ठीक है। और अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। आप बोल रहे हो ये रेजोनेंस करेगा? ओके, ठीक है। हम्म। नहीं, इसमें ऐसे भी सोच सकता है कोई। इसमें नेगेटिव जाए, फिर यहाँ से जाए और यहाँ से यहाँ चला जाए। है ना? यस यस, अच्छा हाँ ठीक है, तो आप ऐसे सोच रहे हो। ये तो बुक वाले ने भी नहीं सोचा, क्वेश्चन बनाने वाले ने भी नहीं सोचा। हाँ लेकिन, अच्छा तो आंसर सी, बोथ ए एंड बी। अच्छा, माइनस आई तो काम कर ही रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ ऑपरेट्स ऑन दिस कार्बन आयन? एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे बना रहा है? ऑपरेट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन को स्टेबलाइज्ड करने के लिए सिर्फ इंडक्टिव ही काम कर रहा है ना। रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? डिस्टेबलाइज हो रहा है, उस तरीके से। ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग, ठीक है ना, सी दे देंगे आंसर। बोथ ए एंड बी, ठीक है, सी करेंगे इसको। क्योंकि वहाँ नेगेटिव तो चला ही जाएगा, डबल नेगेटिव आएगा।
ठीक है, रेजोनेंस जा सकता है वहां पर। एक सेकेंड, एक स्प्लिट हुआ है। ठीक है, दोनों हम लेंगे इसको, बोथ ए एंड बी। और बताओ। 81। 81 पे जाएंगे सब। करेक्ट ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन एंड। हाँ बताओ कौन सा होगा इसमें। OCH3। हाँ, सो मेटा पे लग के वो क्या कर रहा है सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में, माइनस आई। है ना, मेटा पे लग के रेजोनेंस का इफेक्ट तो जाएगा नहीं वहां तक। ठीक है, तो OCH3 सेकेंड वाला जो है वो खाली माइनस आई करके उसको स्टेबलाइज ही करेगा। बराबर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? सेकेंड वाला। है ना, उससे कम फर्स्ट, और सबसे कम थर्ड। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। डी ऑप्शन सही दिया, डी। ये तो कराया भी था मैंने क्लास में, ऐसा क्वेश्चन कराया था ना। हाँ हाँ। सेकेंड कैसे, यही क्वेश्चन आपने उस दिन भी पूछा था मेरे से, और मैंने 5 मिनट समझाया था उसको। फिर आप मेरे से वही पूछ रहे हो। अरे यार, OCH3 सेकेंड वाले में उसके रिस्पेक्ट में वो CH2 माइनस मेटा पे लगा हुआ है, तो उसका रेजोनेंस का इफेक्ट जाएगा क्या वहां तक? खाली माइनस आ ही जाएगा। तो माइनस आ ही जाएगा तो स्टेबलाइज करेगा ना। कितने बच्चों का सही हुआ ये? ओके, ठीक। चलो और बताओ। हाँ, 90। ओके, 90 बोल रहे हो ना? अच्छा, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? क्या लिख रहा है, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग रेडिकल। हाँ ठीक है, गलत है ये तो। स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तब होगा ना, नहीं डिसोसिएशन एनर्जी है ना। हम्म तो अगर ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा। ये भी ठीक है। TNB, नन ऑफ दीज। इसने आंसर दिया है ए, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ। इसमें बी भी बोल सकते हैं ऐसे। अह, इसने ए इसलिए दिया है क्योंकि जनरली हम लोग जब होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं तो क्या है, हीट या फिर सनलाइट ये सब देते हैं और बॉन्ड को तोड़ते हैं, उसमें क्या होता है वैसे आयनाइज हो जाता है। वैसे हाँ ठीक है, इसे मतलब सी भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसको सी कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको सी आंसर कर देंगे। ऑर्गेनिक में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मिलते रहेंगे अब। हमें बस चलते रहना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। वो लोग बहुत ध्यान से देख के देते हैं, ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं देते। और कोई डाउट? बस। आपने बूस्टर सॉल्व किया, कोई डाउट है आप लोगों का? जो मैं इसमें इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चंस बनाए हैं? बन गए सारे? हाँ, कोई डाउट है उसमें, किसी को कुछ पूछना है? टॉटोमेरिज्म है उससे पहले। ओके, कितने बच्चों के 150 क्रॉस हुआ? 150 किसी को नहीं, बोनस पकड़ के ये एक दो जो है, किसी का क्रॉस नहीं हुआ। 140, 140 प्लस 140। ओके, 130 प्लस 130 प्लस, ठीक है, 120 प्लस। ओके ठीक है। वो धीरे धीरे होगा, आप लोग बस लगे रहो उसमें, सॉल्व करते रहो। ठीक है, ऑर्गेनिक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। कुछ लोगों को ऑर्गेनिक में बहुत मजा आता है। ठीक है। सोते समय भी बेंजीन की रिंग दिखती है। ठीक है हाँ।
बहुत मजा आता है हम लोग को सॉल्व करने में। कुछ बच्चे परेशान रहते हैं उसमें। सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं आपको जीओसी पूरा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, ठीक है, जितना जेई वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक। उसके बाद जो है हाइड्रोकार्बन से एकदम एनसीईआरटी से स्टिक होके चलूंगा मैं, एक्स्ट्रा रिएक्शंस बाहर के नहीं लिखाऊंगा क्योंकि वो सब आते नहीं है, जेई में आते हैं खाली, ठीक। जो एनसीईआरटी के रिएक्शंस हैं उसी को डिटेल में पढ़ा दूंगा बस, मैकेनिज्म मैकेनिज्म के साथ। लेकिन जीओसी आप एकदम पूरा डिटेल में पढ़ो, क्योंकि वो क्या है, बेस बनाता है। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वी आर ऑन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सो इसमें दो पार्ट हैं अपने, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, सो वी आर राइट नाउ ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा अपने को? डबल बॉन्ड सिस्टम पहला देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड सिस्टम में। सो डबल बॉन्ड सिस्टम में हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम ए। सेकंड पढ़ेंगे कार्बन ऐसे नाइट्रोजन वाला सिस्टम। और एक सी पढ़ेंगे एजो सिस्टम, एन और एन रहेगा, ठीक है। और उसमें ऐसे एक साइड एक लोन पेयर और एक ऐसे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा। सो दिस विल बी, बस डबल बॉन्ड सिस्टम में तीन सिस्टम, ठीक है। एनसीईआरटी खाली इसको डिस्कस करता है, जेई में इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेकेंड सिंपल है, मेन सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम है। देन विल गो फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। साइक्लिक सिस्टम में, ठीक है, साइक्लिक मतलब ऐसे साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, इसमें सिस ट्रांस होता है, ओके। देन थर्ड, साइक्लिक सिस्टम, एक सेकेंड, साइक्लिक सिस्टम की जगह लिखो साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स में, साइक्लिक सिस्टम में दो आ जाते हैं, साइक्लो अल्केन्स साइक्लो अल्कीन्स। साइक्लो अल्कीन्स, खैर अल्कीन वाले से क्वेश्चन आया नहीं है कभी, साइक्लो अल्कीन्स से एक बार पढ़ेंगे हम उसको। फोर्थ देन पढ़ेंगे हम तीन थोड़े अलग टाइप के सिस्टम्स, एलीन्स, एलीन्स पे डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ विल बी स्पाइरेन्स, स्पाइरेन्स, एंड सिक्स्थ विल बी पॉलीफेनाइल्स। बस, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन इन्हीं छह में बनता है, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इन छह के बाहर नहीं जा सकते। इसमें एनसीईआरटी सिर्फ इसको डिस्कस करती है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम को। और कुछ जगह आपको इस पे इस साल भी क्वेश्चन आया था, एडवांस वाले जो क्वेश्चन आया था इस पे भी गया था, साइक्लो अल्केन्स वाले सिस्टम पे। बाकी वाले पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, बाकी छोटे छोटे, ठीक है। मेन बोला जाए तो यही दो सिस्टम है, ये दो सिस्टम अच्छे से समझ लिया तो बाकी इसी के पार्ट्स हैं, ठीक है। सब लोग स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड सिस्टम से। हाँ, सो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? हाँ, दो, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। सो स्ट्रक्चरल वी डिस्कस्ड मेनी केसेस, करेक्ट। देन वी आर ऑन स्टीरियो। स्टीरियो में दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, कन्फिग्रेशनल एंड, अरे यार मैं इसको कन्फर्मेशन लिख दिया, ये कन्फिग्रेशनल है। कन्फर्मेशन दूसरा वाला होता है ना।
कन्फिग्रेशनल, कन्फर्मेशन और दूसरा वाला होता है कन्फिग्रेशन एंड कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, उसमें हम पहला पढ़ रहे हैं कौन सा, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल के इतने केसेस हैं, इन जगह पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है। हाँ, ठीक। राइट, सो कंडीशन, मैं वो पढ़ा के कंडीशन लिखवाता हूँ, जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा। ठीक है, अभी ये सब जो ऑर्गेनिक के टेस्ट चल रहे हैं 140 तक लाते रहो, 130, 140, 150। वो आप धीरे धीरे कैच कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं इधर उधर के। धीरे धीरे आप 170, 180 तक चले जाओगे। अभी इनिशियल है, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी ऑर्गेनिक की। अभी थोड़ा उस मोड में सेट होने में टाइम लगता है। द फर्स्ट इज डबल बॉन्ड सिस्टम। इसमें पहला है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाँ। अब देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही क्यों यहाँ पे पहले आ रहे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट दे डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट। ओके, स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसमें डिफर करते हैं। ठीक। एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, आई थिंक ये डेफिनेशन मैंने लिखा है, नहीं लिखा है? नहीं, ये लिखेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। देखो, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। अब कैसा है, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, तो क्या बोल रहे हैं, ये क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैसे ये बन जा रहा है ना, वो थोड़ा देखते हैं। अभी हमारा कार्बन है, इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ, sp2। yeah, so this carbon has sp2 hybridization. So now suppose this is our थोड़ा बड़ा प्लेन लेते हैं। Now suppose this is our x z प्लेन। ठीक है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। ओके, सो कार्बन ने जो हाइब्रिडाइजेशन किया है ना इसने sp2, उसमें sp2 में उसने s प्लस कौन सा p यूज करेगा अगर उसको प्लेन में रहना है तो? px एंड pz यूज करेगा, बराबर। तो इस कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया जिसमें उसने p यूज किया कौन सा? px और pz। परफेक्ट। सो नाउ इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 नाम के कितने हाइब्रिडाइज उसके पास? तीन है। कोई डाउट इसमें? नहीं। ना, अज्यूमिंग दैट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है। एक ऑर्बिटल को अपन जेड पे लगा देते हैं। ओके, यहाँ लगा दिया हमने, एक को इधर लगा दिया, एक को इधर लगा दिया। अब ये तीनों ऑर्बिटल किधर है? इस प्लेन में ही है। यस, ओके। अभी यहाँ पे दूसरा कार्बन है, उसका भी sp2 है और उसने भी यही कर रखा है, px और pz ही यूज कर रखा है। क्यों? नहीं तो बात ही नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी अभी हम समझेंगे। अभी ठीक है, दोनों ने sp2 एडिशन कर रखा है। हाँ, यहाँ। हाँ, ठीक है, ऐसे हो गया। परफेक्ट। यहाँ sp2 एडिशन है, यहाँ पर दोनों का sp2 सामने आया और कौन सा बॉन्ड बना लिया इन्होंने? सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो दो बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड समझ में आ गया। ये जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ लिखा है वो ये वाला बॉन्ड है। परफेक्ट है। अभी इधर इधर ये पाई बनाने वाला, इधर सिग्मा बनाने वाला है, वो अभी बनाया नहीं हमने, बस ऐसे ऑर्बिटल छोड़ दिया है उधर। करेक्ट, ओके। अब कैसा है, इस कार्बन के पास एक और कौन सा ऑर्बिटल बचा हुआ है? पी वाई। सो पी वाई का ओरिएंटेशन किधर होगा? वाई एक्सिस पे, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, सो पी वाई को हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन बना देते हैं। ठीक है, बना दिया हमने। और इसका भी पी वाई
बचा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन बना देते हैं, परफेक्ट। ना इसके पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पी वाई में भी एक इलेक्ट्रॉन है, कोई डाउट नहीं। अब क्या है, अभी पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स। या सो अभी इसका अगर पी वाई है तो इसका भी क्या रहना पड़ेगा, पी वाई ही रखना पड़ेगा, तभी तो सामने सामने से आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे। अगर इसका पी वाई है और इसका पी जेड है तो आएगा क्या सामने सामने से, नहीं आएगा, बात ही नहीं बनेगी। तो मतलब ये कार्बन और ये कार्बन पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब दो ऑर्बिटल सामने से साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका sp2 में px और pz यूज करेंगे तो इसका भी क्या यूज करेंगे, px और pz यूज करेंगे, तभी तो py दोनों का आएगा ना सामने, नहीं तो कैसे आएगा सामने, आया समझ में। यस ठीक है। तो अभी ये दूर दूर बना है लेकिन वो पास है और इन्होंने साइडवेज ओवरलैपिंग कर दिया, परफेक्ट। ये ऐसे बन गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो, अभी मान लो कि ये जो कंपाउंड है इसमें ना ऐसे बनाया हमने, यहाँ पे Cl, यहाँ H, यहाँ Cl और यहाँ पे H, ऐसे बनाया है, ठीक। ओके, एंड सेकेंड हम लोग ऐसे बनाते हैं, Cl एक साइड सेम रख देना, H और Cl ऐसे बना दिए, ठीक। तब ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, अभी अभी आपको एक बॉन्ड इधर बनने वाला है, एक इधर बनने वाला है, एक इधर बनने वाला है, एक इधर बनने वाला है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। तो इसको अभी बना देते हैं, यहाँ पे देखो, अभी इसको कैसे बनाएंगे, उन दोनों को कैसे बनाएंगे, कार्बन है, ये कार्बन, इधर पे Cl, इधर पे H, फिर इधर पे Cl, इधर पे H, ठीक है। और इनके बीच में क्या बन रखा है, एक पाई बॉन्ड, ऐसे ऐसे बनाया जाता है पाई बॉन्ड, परफेक्ट। एंड सेकेंड मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे हम, C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, फिर यहाँ H, फिर यहाँ Cl, ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ भी पाई बॉन्ड बन गया उनका, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है जो भी पाई बॉन्ड बन गया, वो दोनों इधर ही बनाएंगे कॉमन एरिया में, ठीक है, डन, पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब देखो ये दोनों बंदे, अगर इस बंदे को उसमें कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा इसको, अगर ये बंदा उसमें कन्वर्ट होना चाहता है तो कैसे होगा, हाँ, इसको घूमना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और इसको इसको फ्लिप मारना पड़ेगा, ये Cl उधर है ना, ये बोर्ड के कहाँ है, पीछे, और ये H कहाँ है, बोर्ड के आगे। अगर हम मान के चले कि ये वाली लाइन बोर्ड के प्लेन में है, ये वाली लाइन अगर बोर्ड के प्लेन में है, तो ये वाला Cl बोर्ड के पीछे है और H किधर है, बोर्ड के आगे है, ठीक है। ओके, तो ये अगर फ्लिप मारेगा ऐसे, तो क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये फ्लिप मारने की कोशिश करेगा इसका ये पी और वाइटल ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं, और ये पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, फिर ये मान लो घूम गया 180 डिग्री, और ये घूम करके Cl इधर आ गया, H उधर चला गया, तो फिर से पाई बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा, यस। लेकिन ये चीज करने के लिए बॉन्ड उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यस। तो अब कैसा है, जैसे ये मॉलिक्यूल मान लो गैशियस स्टेट में, अगर ये बंदा सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में है, तब तो चुपचाप बैठा रहेगा, तब तो प्रॉब्लम वो हो ही नहीं सकता कि वो घूम जाए। अगर मान लो ये बंदा किस स्टेट में है, गैशियस स्टेट में, गैशियस स्टेट में इधर उधर भाग रहा है, इसके पास अच्छी खासी एनर्जी है, और एकदम जोर से जाके टकरा गया किसी से, और टकराने से ऐसा हुआ कि इसका बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, और वो घूम करके फिर से पकड़ लिया उसने बॉन्ड को। आप समझे कि नहीं, अगर ये बंदा सॉलिड या लिक्विड में है तब तो ये घूम ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि तो चुपचाप बैठा हुआ है, कहां से बॉन्ड तोड़ेगा और घूम करके उसको लेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा किस स्टेट में हो, गैशियस स्टेट में, और उसको काफी हाई टेम्परेचर दे रखा है, तो हीट वीट दे दिया, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, और ये इतनी तेजी से इधर उधर भाग रहा है, और ये टकराया इधर उधर, और टकराने से क्या हुआ, इसका बॉन्ड टूट गया, और ये घूम गया, और दोबारा घूम करके इसने बॉन्ड बना लिया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इस वाले में, तभी ऐसा हो सकता है, करेक्ट। अदरवाइज ये बंदा इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है, गॉट इट। तो क्या होता है कि ऐसा करना गैशियस स्टेट में भी, कि बॉन्ड तोड़ कर कर घूम करके दोबारा बॉन्ड बना ले, ये पॉसिबल नहीं होता। तो अगर ये कंपाउंड बन गया तो यही रहेगा, और वो कंपाउंड बन गया तो वही रहेगा, सबको समझ में आ गया, ठीक है। सो ये दोनों कंपाउंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, आई थिंक दिस क्लियर, करेक्ट। तो द फर्स्ट कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्या,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी हो सकता है जब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो। यहां पर रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। इज दिस क्लियर? करेक्ट। और दूसरा कंडीशन है, एक कार्बन से जो दो बंदे लगे हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, वो दोनों बंदे सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, कैसे? अभी मान लो यहां पर Cl की जगह H लगा होता, क्या लगा होता, H, तो यहां भी H है, Cl की जगह H लगा हुआ है। अब बताओ ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है? ये दोनों कंपाउंड सेम ही है। ठीक है। अभी पहले क्या था, अभी पहले कैसा था, Cl जब लगा हुआ था, अभी बताओ Cl और Cl के बीच में डिस्टेंस इतना है, D1। अभी Cl और Cl के बीच में कितना डिस्टेंस है, D2। इज दिस डिस्टेंस सेम और डिफरेंट? Different. These two distances are different. So these two are different compounds. Yes. Space में जो arrangement है वो क्या है, different है. So that is the definition for geometrical isomerism. Compounds having same chemical formula but different spatial arrangement. Space में जो arrangement होगा वो क्या होगा, different होगा. Think this is clear? And for this, first thing is it should have restricted rotation. Second, एक ही एटम के साथ जो दो ग्रुप लगे हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो इधर उधर करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, दोनों कंपाउंड सेम ही होंगे। मैं करके बताता हूँ। ठीक है। और तीसरा, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेन में रहेगा तभी वो उसका मैटर करेगा, इधर से उधर किया तभी मैटर करेगा। अभी देखो ये एक ही प्लेन में थे ना, चारों एटम किस में थे, एक ही प्लेन में। इसीलिए जब इस एटम को उठा के मैंने इधर कर दिया तो क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस था और ये जो डिस्टेंस था, दोनों क्या आया, डिफरेंट आया। समझ गए? या सो द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। आगे जाके मैं ऐसे भी एग्जांपल दूंगा जहां पे स्पाइरेन्स और एलीन्स और ये सब में क्या होगा, अलग अलग ग्रुप लगे होंगे लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, प्लेन में नहीं होंगे, और उसकी वजह से वो लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। अब घुमा के भी घुमाओगे तब भी डिस्टेंस सेम ही रह जाएगा। ठीक है। सो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। हाँ। सो यहाँ मैंने तीन चीजें बताई आपको। ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने पहले लिखा है क्या, डबल बॉन्ड सिस्टम। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई अल्कीन्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। वैसे स्टीरियो आइसोमर का मैंने डेफिनेशन पता नहीं लिखाया था, ओवरऑल स्टीरियो आइसोमर का ही डेफिनेशन ये है। तो ए चलो अभी लिखो, नहीं तो पहले क्या करते हैं ना, स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, मैं इसका डेफिनेशन आई थिंक पहले भी लिखाया था, नहीं लिखाया था, लिखो इसको। कंपाउंड्स हैविंग, लिख लो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कंपाउंड्स हैविंग, वो डबल बॉन्ड सिस्टम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके नीचे लिख लो कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। बाकी डायस्टोमर्स, इनैंशियोमर्स, ये सब मैं आगे बताऊंगा। नहीं तो लिख ही लो, डायस्टोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर, डेफिनेशन लिख के रखो, धीरे धीरे समझ में आएगा। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। हाँ, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखवाया था, वही मुझे लग रहा है मैंने लिखाया तो है ही कहीं। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज diatomers. They have same chemical properties but different physical properties. अभी जो यहाँ पे मैंने अभी दो स्ट्रक्चर्स जो बनाए थे, उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। ठीक है, एक सिस और ट्रांस जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिफरेंट होता है।
तो वही लिखा है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होगा? क्योंकि वहां भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वहां भी कार्बन कार्बन, तो दोनों रिएक्शन वही करेंगे। ठीक है, डिटेल। ओके, एक इनैंशियोमर। इनैंशियोमर आपको पता है इनैंशियोमर क्या होता है? जो मिरर इमेज वाले होते हैं, है ना? इनैंशियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror images, oh sorry, which are mirror images of each other. They have the same chemical and physical properties। हाँ, सो उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम होते हैं। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? डायस्टोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम क्या कह सकते हैं? डायस्टोमर कह सकते हैं। खाली ऑप्टिकल आइसोमर में इनैंशियोमर्स आते हैं, बाकी सारे केसेस जो हैं वो सब डायस्टोमर ही हैं एक दूसरे के, क्योंकि वो लिख दिया ना, डायस्टोमर्स विच स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज डायस्टोमर्स। तो सब लोग डायस्टोमर में ही आते हैं, बस खाली इनैंशियोमर पेयर्स ही इनैंशियोमर्स हैं। और अगर वो उस किस कैटेगरी में चल रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आ रहा है तो। सब हम लोग आज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का, है ना? अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, ये मत लिखो। लिख लिया आपने? ये कार्बन कार्बन लिखाने के बाद लिखवाता हूँ, ज़्यादा सेंस बनाएगा। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट पार्ट लाइक दिस, वो ज़्यादा समझ में आएगा फिर उसके बाद लिखूंगा तो। सो एग्जाम्पल वन, कार्बन कार्बन यहाँ पर है, CH3 है, H है, H है, CH3। सो कैन दिस कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? यस, डिफरेंट है। सो दूसरा हो जाएगा ऐसे, CH3 है, एक साइड सेम रख देते हैं और दूसरे साइड ऐसे कर देते हैं। हाँ, सो जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? ट्रांस लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे? सिस लिख देंगे। ठीक है, डन। सो ये तो समझ में आ गया आपको। ओके, एग्जाम्पल टू। अब देखो, जैसे ये लिखा हुआ है, सो कैन दिस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? Cl और Cl, है ना? ये अपोजिट में है तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? ऐसे Cl एक साइड फिक्स रखते हैं, दूसरे साइड चेंज कर देते हैं, सो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। हाँ, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड और डबल बॉन्ड के एक ही साइड है ना, सिंपल, करेक्ट, ओके।
कैन दिस कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? यस और नो? नहीं, ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो, अभी हम लोग कंडीशन लिखेंगे। पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर कंडीशन लिखूंगा। अभी कैसा है कि इस कार्बन से जो दोनों ग्रुप लगे हैं वो दोनों ग्रुप क्या है? सेम ही है। समझ गए? देखो, अभी हो क्या रहा था, ध्यान से समझना। इसमें हमने इन दोनों को क्या करके रखा था? फिक्स। और इसको चेंज कर दिया। तो अब वो स्ट्रक्चर हमको ऐसे भी मिलता। कैसे? इन दोनों को फिक्स करके इन दोनों को चेंज कर देते तो हमको दूसरा वाला मिल जाता। समझ गए ना? अभी इसमें क्या होगा? आप मान लो ऐसा सोचो कि इन दोनों को आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और इन दोनों को ऊपर नीचे किया। कुछ फायदा? कोई फायदा नहीं। फिर से वही चीज मिल गई। ठीक है। अब आप ऐसे सोचो कि इन दोनों को आपने क्या किया? फिक्स कर दिया, इन दोनों को ऊपर नीचे किया। कोई फायदा नहीं। कैसे फायदा नहीं हुआ? हाँ। हाँ। अच्छा, सो लॉजिक क्या है कि जो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होना चाहिए। आप समझे ना? जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये Cl और ये Cl में इतना डिस्टेंस था। ठीक है, D1। इसमें क्या है? डिफरेंट आया ना डिस्टेंस। राइट। तो डिस्टेंस में फर्क आ रहा है। ठीक है, अब देखो, इन दोनों में तो नहीं देखेंगे ना, इन दोनों में तो हमेशा डिस्टेंस वही रहेगा, चेंज भी कर देंगे तब भी। इधर से इधर देखना है। अभी इसमें क्या देखोगे आप? एच और बी आर ऐसे डिस्टेंस है, एच और बी आर ऐसे डिस्टेंस है। ठीक है। यहां पर चेंज भी कर दिया तो क्या हुआ? एच बी आर एक ऐसा डिस्टेंस है, एक एच और बी आर ऐसा डिस्टेंस है, तो बात तो सेम ही रह गई। है समझ में? तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे? सेम ही स्ट्रक्चर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। दीज बोथ आर सेम, दीज टू आर नॉट सेम, दीज टू आर आल्सो नॉट सेम। है ना? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। लेकिन ये दोनों क्या हैं? बोथ आर आइडेंटिकल, दे आर नॉट geometrical isomers। so what is the condition for a compound to show geometrical isomerism? अब हम लोग बता सकते हैं क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी रोटेशन शुड बी restricted, तभी तो ये लोग कर पा रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। देखो, प्लेनर था तभी क्या हुआ कि जब इसको इधर से इधर किया तो इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ गया। समझे ना? एक ही प्लेन में थे। और जब इधर आया तो क्या हो गया? डिस्टेंस, है ना, डिफरेंट हो गया। करेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ऐसे है। अभी एक ऐसा मॉलिक्यूल आगे आएगा एलीन्स में। प्लेनर क्यों बोलते हैं? देखो, अभी यहाँ पर एक ग्रुप है सपोज, और एक यहाँ पे ग्रुप है। ठीक है। मान लो यहाँ Cl है और यहाँ पे Br है। ठीक है। हेयर वी हैव Cl एंड हेयर वी हैव Br। ओके। नाउ सपोज हेयर वी हैव Cl, और वो इस तरीके से प्लेन में नहीं है। कहाँ है? प्लेन के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे Cl ऊपर है प्लेन के। ठीक है। तो यहाँ Cl है, Cl से Cl का डिस्टेंस इतना हुआ। यहाँ Cl से Br का डिस्टेंस इतना हुआ। अभी Cl को नीचे कर देते हैं, फिर से डिस्टेंस क्या रह गया? सेम ही रह गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट। इसीलिए एक और कंडीशन बोला जाता है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। है ना? प्लेनर रहेगा तब सिस्टम वो सब होने। नॉन प्लेनर में क्या होता है? आप चेंज भी करोगे ना तब भी वो डिस्टेंस क्या रह जाएगा? सेम ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे एग्जांपल्स आगे आएंगे, एलियंस के बाद आएंगे हम। सो अब हम लोग राइट, सो बोथ आर आइडेंटिकल। सो इसमें क्या लिखेंगे? बोथ स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। सो दीज आर geometrical isomers, these are also geometrical isomers। यहाँ पे both are identical। सेम ग्रुप, सेम ग्रुप लगा हुआ है ना? सो नाउ वी कैन राइट व्हाट इज द कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और भाई मैं C11C के टर्म्स में लिख रहा हूँ। टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट फर्स्ट इज जनरल भी लिख सकते हो इसको। अभी C11C के लिए लिख लें, जनरल भी है ये। रेस्ट्रिक्टेड
C और इन जनरल ऐसे भी लिख दो, और इन जनरल दोनों लिख देते हैं। कंडीशन फॉर C, ये वाला, और इन जनरल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेकंड, प्लेनैरिटी एंड थर्ड, ग्रुप्स अटैच्ड टू, क्या होगा अभी साइक्लो अल्केन और ये सब में जाएंगे ना, तो वो मतलब चीज चेंज हो जाएगी, वो लॉजिक वही रहेगा। यहाँ पे क्या है, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, उस पे जो दो ग्रुप लगे वो सेम नहीं होने चाहिए। अभी वो ये थर्ड पॉइंट में इसे कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ। ग्रुप्स अटैच टू सी एटम इन्वॉल्व इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड should not be same. Now what is the meaning of this? So we have these four groups. So what is the condition? A should not be equal to B and D should not be equal to E. लेफ्ट राइट कुछ भी हो, सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, उससे जो दो ग्रुप लगे हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, बस। ठीक है, दीज टू शुड नॉट बी सेम एंड दीज टू शुड नॉट बी सेम, दैट्स इट। ठीक है, बाकी इधर उधर सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो सब शो करेंगे, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है। और क्यों नहीं करेगा ये वाला समझ में आ गया, क्योंकि वो चेंज करके भी हमें स्ट्रक्चर क्या मिलता है, सेम ही मिलता है ना। तो क्या ये कंडीशन पहले लिखते हैं लोग, लेकिन अभी क्या है, एक एग्जांपल समझ लिया तो ज़्यादा समझ में आया होगा। सो आपको अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और आपको बनाना है। ठीक है, सिस और ट्रांस में। यस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? चलो, अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है।
दो स्ट्रक्चर तो बनाओगे ही ना। सिस ट्रांस जिसमें लिख पा रहे हो अच्छी बात है। आई थिंक इसमें तो आप सब में लिख ही लोगे। किसी किसी में नहीं लिख पाएंगे उसके लिए इजेड कन्फ्यूजन पढ़ते हैं, अभी वो नेक्स्ट पढ़ेंगे नाम लिखने का तरीका। चलो लिखो इसको जब बनाओ, स्ट्रक्चर्स बनाओ। So the first one, C6H5. This will become cis and this will be trans। तो पहला तो कर ही सकता है। दूसरा। cis trans। हाँ सेकंड भी कर सकता है ना। तीसरा नहीं कर सकता। क्योंकि हेक्स वन इन इज लाइक दिस। C4H9 है ना, ऐसे हो जाएगा। हेक्स वन इन 6 है ना, एक के बाद एक CH2 लगाते जाएंगे। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकता क्योंकि इस कार्बन से दो हाइड्रोजन सेम ही लगे हुए हैं। ठीक है, X2 इन। ये कर सकता है ना। सिस और ट्रांस। C3 ऐसे में समझे ना आप। CH2 CH2 CH3 है ना, ऐसे लगा हुआ है। हेक्स 3 इन, ये भी कर सकता है। C2H5 हो गया। H सिस और ट्रांस, ओके। ये भी शो कर सकता है सिस ट्रांस।
आप लोग कल वो मूवी देखने गए थे क्या? कौन कौन गया था? सब लोग गए थे? 100% अटेंडेंस? हाँ, कुछ लोग नहीं गए थे, आप गए थे? ये ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो ये है। अच्छा, तो इसमें आप सबको सिस और ट्रांस लिख सकते हो। यस, सबको लिख सकते हो, लेकिन मान लो अब हमारा कंपाउंड कुछ इस तरीके से है। सो कंपाउंड इज लाइक दिस। ओके, सो विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? यस और नो? यस, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एक ही कार्बन से जो दो ग्रुप लगे हैं, क्या है? डिफरेंट है, प्लेनर है, सब सेटिस्फाई कर रहा था। यस, दिस विल आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, तो हम कैसे बनाएंगे? सी एल लिख देते हैं, पी आर लिख देते हैं, एच लिख देते हैं, और सी एस सी लिख देते हैं। अभी क्या करेंगे, एक साइड फिक्स कर देंगे, दूसरे साइड चेंज कर देंगे। ठीक है, सो ऐसे लिख देते हैं सी एल और पी आर, एंड देन विल राइट सी एस थ्री एंड एच, ऐसे लिख देंगे। यस, ओके, सो दीज टू आर व्हाट? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और भी बन सकते हैं या यही दो बनेंगे? अच्छा, आप लोग याद करो, एम ए बी सी डी विथ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते थे? कितने बनते थे? हाँ, तीन बनते थे ना, तीन। क्या करते थे उसमें हम लोग? हाँ, सो उसमें हम क्या करते थे, क्योंकि एक एम से ही अटैच रहता था, तो ए लगाते थे इधर, और सामने वाले बंदे को चेंज कर देते थे। करेक्ट, सो एक बार सामने कौन आ जाता था? मान लो पी आ गया, तो दूसरी बार कौन आएगा? सी आएगा, है ना? और तीसरी बार डी आ जाएगा। करेक्ट, सो हमें तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते थे व्हेन ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। करेक्ट, नाउ हियर आल्सो ऑल द फोर ग्रुप्स आर व्हाट? डिफरेंट, सो कैन वी गेट थ्री? व्हाई? यहाँ पर हम लोग तीन नहीं मिलेगा, दो ही मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंस था, ए के सामने बी सी डी एक एक ला सकते थे। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि सी एल के सामने बी आर को लाया जा सके। राइट नाउ वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, कि सी एल के सामने या तो सी एस थ्री ला सकते हो, नहीं तो सी एल के सामने किसको ला सकते हैं? एच ला सकते हैं। ठीक है, सी एल के सामने बी आर नहीं लाया जा सकता, क्यों? नहीं तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? समझ गया ना, स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, तभी तो स्टीरियो में एंटर होंगे ना। समझ गए? अगर बी आर को उठा के इधर कर दिया, तब तो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया। इस स्ट्रक्चर में क्या है, सी के साथ ही सी एल बी आर एक ही के साथ लगा हुआ है, और अगर सी एल बी आर उठा के इधर कर देंगे, तब तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। समझ गए सब लोग? सो दैट विल गो इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आ जाएगा। समझ गए? यस। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो ही हमारे पास ऑप्शन है, सीएल के सामने एक बार सी एस सी ला सकते हैं, एक बार सीएल के सामने एच ला सकते हैं। तो इसलिए कितने ही बनेंगे? सिर्फ दो ही बनेंगे, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन वो कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं तो वहाँ तीन बनाते हैं, तो यहाँ भी लगता है क्या बन सकते हैं? तीन। आप समझे क्यों तीन नहीं बन सकते? यस। और वहां पे क्या था कि एक ही मेटल से तीस सारे लगे हुए थे, यहाँ पे क्या अलग अलग से लगे हुए हैं। ठीक है, सो वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। दैट विल गो इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये दो बनेंगे, लेकिन अभी इसमें सिस कौन होगा और ट्रांस कौन होगा, ये बताना मुश्किल है। यहाँ पे तो नाम लिखने का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए दो तरीके से इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, एक नाम को देने का तरीका क्या होता है? अज्यूमिंग दैट सी एल एंड सी एस थ्री आर सेम टाइप ऑफ ग्रुप। अज्यूमिंग दैट सी एल एंड सी एस थ्री आर सेम टाइप ग्रुप, ऐसे मान लो। तो मान लिया, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। वो क्या हो गया? सिस। समझ गए? एक तो ये तरीका है कि किसी भी दो ग्रुप को सेम मान लो। ठीक है, हाँ। बट ये अप्रोक्स तरीका है, ऐसे कुछ भी अज्यूम करके मान लिख देगा कि अज्यूमिंग दैट दीज टू ग्रुप्स आर सेम, सो दिस विल एक्ट एज ट्रांस एंड दिस विल एक्ट एज सिस। अंडरस्टूड? वो सेम डिफरेंट मान तो डिफरेंट हो जाएगा।
लेकिन अभी क्या है, इन लोगों का नाम लिखने के लिए एक नया सिस्टम आईयूपीएसी लाती है, इसको ईजेड कन्फिगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईजेड, राइट। सो हमें भी दो कन्फिगरेशन और सीखने हैं, कि ईजेड सीखना है, आरएस कन्फिगरेशन सीखना है। तो ईजेड कन्फिगरेशन क्यों आता है केमिस्ट्री में, समझ में आया आपको? क्योंकि जब इसमें हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं लिख पाते हैं, तो एक नया नाम लिखने का तरीका है जिसको कहते हैं ईजेड कन्फिगरेशन। और जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इनैंशियोमर्स आते हैं, वो और एक उसका मिरर इमेज, तो उनको भी सेपरेट करने का, नाम लिखने का तरीका नहीं होता, उसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं किसको? आर एस कन्फ्यूजन को। सबको समझ में आया? यहाँ सो जो दो टॉपिक हैं वो इसलिए आते हैं। तो यहाँ पे मैं ईजेड कन्फ्यूजन ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, उससे मैं समझा देता हूँ कि एटलीस्ट, क्योंकि उसमें जो एक चीज है सीआईपी रूल, वो अपने को आरएस में भी लगने वाला है, ठीक है? तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ, सो फॉर नेमिंग, फॉर नेमिंग these geometrical isomers we need EZ कन्फिगरेशन, ठीक है? अब इन लोगों का नाम हम जनरल सिस ट्रांस पे नहीं लिख सकते, ठीक है? इसलिए नया हम लोग नेमिंग का तरीका सीख रहे हैं। कोई डाउट? अभी इजेड कन्फिगरेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। इजेड कन्फिगरेशन सीखने के लिए हमें एक रूल सीखना होता है, इसको कहते हैं सीआईपी रूल। आरएस कन्फिगरेशन के लिए भी पहले सीआईपी रूल आना चाहिए, ठीक है? तो पहले अभी मैं क्या सिखाऊंगा? सीआईपी रूल, फिर 2 मिनट में इजेड समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सीआईपी रूल। अब ये सीआईपी रूल क्या होता है? ये तीन लोगों ने मिलकर बनाया है, ठीक है? सी इज फॉर काहन, आई फॉर इनगोल्ड, एंड थर्ड इज प्रीलॉग। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीआईपी रूल कहते हैं, ठीक है? तो सीआईपी रूल हमें ग्रुप्स को प्रायोरिटी देना सिखाता है। सो प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अटोमिक नंबर, ठीक है? अगर अटोमिक नंबर नहीं काम करे, देन वी गो फॉर अटोमिक मास। इफ अटोमिक नंबर इज सेम, अगर दो बंदों का अटोमिक नंबर किसी का डिफरेंट ज़्यादा है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है? अगर दो बंदों का अटोमिक नंबर क्या है, सेम है, तो फिर किस पे जाना है उनके? अटोमिक मास पे चल जाना है। जिसका अटोमिक मास ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है? अगर दो एटम्स में टाई हो गया, तो फिर उसका नेक्स्ट एटम देखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो वो सब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, वो अभी सिखाऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? ये दो मेन चीज़ें याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल 1, ध्यान से 4-5 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अभी मान लो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या प्रायोरिटी मिलेगा? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होगा? आयोडीन का, है ना? सिंपल, ये हो गया प्रायोरिटी, है ना? कुछ नहीं, बहुत ही ईजी सा रूल है। एग्जाम्पल 2, अब मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है? ओ एच, यहाँ भी ओ एच है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये 16 वाला ओ एच है और यहाँ पे 18 वाला ओ एच है, ठीक है? हाँ, क्या क्या? वही दे रहा हूँ ना अभी यहाँ एग्जाम्पल। अभी यहाँ ओ एच है, यहाँ भी ओ एच है, ठीक है? यहाँ पर जो ओ है, एच तो बाद में आएगा, पहले ओ ओ, ओ में कंपटीशन होगा। ये किसको भेजेगा? ओ को। वो भी किसको भेजेगा? अब टाई हो जाएगा ओ में, तब फिर दोनों एच को भेजेंगे नेक्स्ट एटम को, समझ गए? कंपटीशन में, करेक्ट? अभी इस ओ एच ने भेजा इस ओ को, इस ओ एच ने भेजा इस ओ को, तो दोनों ओ का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, ठीक है? तो दोनों सेम हो गया एटॉमिक नंबर, तो टाई हो गया। तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर क्या देखेंगे? अगर वो भी सेम हो जाएगा तो नेक्स्ट एटम पे जाएंगे जिससे वो कनेक्टेड है, समझे? फिर उन दोनों में कंपटीशन होगा, गॉट इट? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मास नंबर क्या है? 16, और उसका क्या है? 18। सो ये तो आइसोटोप्स हैं, क्या है? या सो दिस थिंग विल कम अप इन आइसोटोप्स। तो 16 और 18 में किसका ज्यादा है? 18 वाले का, है ना?
तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल, गुड। अब देखो, आप कनेक्शन समझ रहे हो ना? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल तक पहुंचे हम। ज्योमेट्रिकल में बहुत सारे केसेस हैं, उसमें पहला पढ़ रहे हैं कौन सा? डबल बॉन्ड सिस्टम। उसमें पहला पढ़ रहे हैं कौन सा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वो मैंने एक्सप्लेन किया कुछ। अब उसका नाम लिखते समय मैक्सिमम में सिस ट्रांस में काम चल जाएगा, लेकिन चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, उस केस में हम नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए हम लोग एक नया नेमिंग का सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं इजेड कन्फ्यूजन। अब इजेड कन्फ्यूजन में नाम लिखना है तो हमें पहले कौन सा रूल आना चाहिए? सीआईपी रूल। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सीआईपी रूल। ठीक है, कनेक्शन बैठ रहा है, गुड। अब देखो, इन दोनों में पूछा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो सीआईपी रूल हमें क्या देने में मदद करता है? प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल व्हेन वी आर प्रायोरिटाइजिंग डिफरेंट ग्रुप्स, सो दिस इज द मेथड वी फॉलो। ठीक है, हाँ। अब देखो, अभी यहाँ से कार्बन कुछ मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो सेमी आइसोटोप है। समझ गया ना? 12 वाला ही चल रहा है, करेक्ट। अच्छा, तो ये कार्बन है, ये वाला ग्रुप है, वो वाला है, दोनों में कंपटीशन लगा हुआ है। तो ये सबसे, ये मेन ग्रुप से ये कार्बन अटैच्ड है ना, तो सबसे पहले कंपटीशन में कौन आएगा? ये कार्बन। ठीक है। आप ये ऐसे ऐसे समझो, मतलब ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसके साथ कुछ लगा हुआ है ना, सो इस ग्रुप को प्रायोरिटी देख रहे हैं। तो इसमें कौन लगा हुआ है सबसे पहले? सी। है ना, वैसे ही वो भी लगा हुआ है ना, सी डबल सी। तो उसमें हम लोग कंपटीशन देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप में किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलने वाली है। तो ये सी आया तो इसने भी किसको आगे कर दिया? सी का। तो दोनों में टाई हो गया। एटॉमिक नंबर भी सेम और मास नंबर दोनों एक ही आइसोटोप है, समझ गए? यहाँ से सेम हो गए। तो फिर क्या, वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो फिर ये अपना नेक्स्ट सबसे पावरफुल बंदा भेजेगा जिससे अटैच्ड है। ठीक है, पहले अपने बंदे खत्म करेगा, फिर और आगे जा सकता है। तो आगे तो और कुछ है ही नहीं, इसी से जो लगे हैं लगे हैं, है ना। तो ये अभी तीनों तो हाइड्रोजन ही है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो किसको भेजेगा? हाइड्रोजन को भेजेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा? ये देखेगा कि मैं किस किस से लगा हुआ हूँ, तो ये किससे लगा हुआ है? दो हाइड्रोजन और एक। तो ये कंपटीशन में सबसे पावरफुल बंदे को पहले भेजेगा। तो कौन है पावरफुल? कार्बन। तो ये भेज देगा कार्बन को। ठीक है, सो कौन जीत जाएगा? ये वाला जीत जाएगा। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, समझ गए? हाँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन नई चीज सीखेंगे हम। दो एग्जांपल और दूंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बस फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अल्डिहाइड है, कार्बनिक एसिड है, ठीक है। अल्डिहाइड को देखो, अभी ये कार्बन कितने ऑक्सीजन से लगा है? एक ही ऑक्सीजन से लगा है, लेकिन दो बॉन्ड लगा के लगा है। समझे? तो इसको कैसे लिखेंगे? कंपटीशन कराने के लिए इसको दो ऑक्सीजन काउंट करेंगे। समझे? कितनी बार लगाया ऑक्सीजन से? समझ गए? एंड देन वी हैव हाइड्रोजन, विल राइट लाइक दिस, ओके। इसमें कैसे करेंगे? सी है, फिर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड देन वी हैव OH। ठीक है। और ये ऑक्सीजन किससे लगा है? कार्बन से लगा है। तो ठीक है, ये ऑक्सीजन किससे लगा है? कार्बन से लगा है। वो बात सेम है, दोनों एंड पे मैंने ठीक बनाया। ठीक है, ये कार्बन दो ऑक्सीजन से लगा था, मतलब दो बार ऑक्सीजन से लगा था, ऐसे भी ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी बार लगा है कार्बन से? एक बार लगा दिया ना मैंने, ठीक है, बराबर डबल बॉन्ड बना के, करेक्ट। अब कंपटीशन होगा दोनों में, सबसे पहले क्या होगा? सी। तो सी और सी में टाई हो जाएगा। देन ये किसको भेजेगा? ऑक्सीजन को भेजेगा। तो ये भी ऑक्सीजन को भेज देगा, फिर से टाई हो जाएगा, फिर ये किसको भेजेगा? ऑक्सीजन को, फिर से टाई हो जाएगा, फिर ये किसको भेजेगा? और कोई ऑप्शन नहीं है, वो किसको भेज देगा? वो जीत जाएगा। तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। लास्ट एग्जाम्पल।
ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसको पहले तोड़ के लिखना होगा। पहले इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन कितनी बार कार्बन से लगा है? 3 बार, तो मुझे 3 बार बनाना होगा कॉम्पिटिशन कराने के लिए। ठीक है, ऐसे बना दिया। अच्छा, ये वाला कार्बन कितनी बार लगा है? 3 बार कार्बन से लगा है, और 1 बार। तो ये हमारा ओरिजिनल कार्बन है, और ये दोनों डमी कार्बन है, जो खाली इसको दिखाने के लिए कि हाँ ये 3 बार लगा हुआ है, समझ गए? अभी ये ओरिजिन, एक को ओरिजिनल पकड़ के चलना है, बाकी डमी बना देना है। अब ये ओरिजिनल है, तो इसके साथ भी कितनी बार कार्बन लगा है? 3 बार लगा है ना। तो 2 डमी बनाएंगे, एक ओरिजिनल लगा हुआ है, और फिर क्या लगा है? एक हाइड्रोजन लगा है। सबको समझ में आया कैसे बनाया मैंने? हाँ। ये कार्बन, ओरिजिनल कार्बन, 3 बार कार्बन से लगा हुआ है, तो ओरिजिनल वाला आगे बना दिया एक कार्बन, और 2 इसके डमी बना दिए मैंने। ठीक है, तो 3 बार हो गया ना कार्बन से कनेक्टेड। फिर ये वाला ओरिजिनल कार्बन है इधर वाला, वो भी 3 बार कार्बन से लगा है। तो एक तो पीछे इधर हो गया अटैच, लेकिन 2 तो डमी बनाना पड़ेगा ना, तो वो बना दिया, और एक एच बना दिया। समझ में आया सबको? गुड। ना ये तो ठीक है, ये प्रॉपर बना हुआ है, तो इसको जैसा है वैसे बना देते हैं। HCH3। ठीक है, अब इसका कंपटीशन कराते हैं। तो ये कार्बन और ये कार्बन टाई हो जाएगा। फिर ये किसको भेजेगा? कार्बन को भेजेगा, वो भी कार्बन को भेज देगा, 2 बार भेज देगा। ठीक है, ये भी भेज देगा 2 बार। फिर इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, किसको भेजेगा? ये पहले अपने वाले बंदे खत्म करेगा, फिर नेक्स्ट एटम के साथ जो लगा है उधर जाएंगे। समझे? तो अभी इसके 2 बंदे खत्म हो गए ना जिससे कनेक्ट है, तो अब इससे कौन लगा है? एच लगा है। पहले अपने खत्म किए बिना आगे नहीं जा सकता ये, समझ गए? अगर आगे यहाँ CH3 भी है, तो ऐसा नहीं आगे के कार्बन उठा के पीछे ले लेगा, पहले ये अपने बंदे खत्म करेगा। समझ गए? यहाँ सो अपने ये किससे लगा हुआ है? 2 बार कार्बन से लगा है, और 1 बार हाइड्रोजन से। तो 2 कार्बन हो गया कंपटीशन है, अब इसको हाइड्रोजन ही भेजना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके बाद। ठीक है, फिर वो जो बेस्ट होगा उधर भेज जा सकता है। ठीक है, तो अब ये किसको भेज देगा? ये तो कार्बन को भेज देगा, बस खत्म हो जाएगा, है ना? कौन जीत जाएगा? ये जीत जाएगा। ठीक है, सो दिस इज CIP रूल। अरे टाइम हो गया क्या ज़्यादा? ठीक है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे फिर। बस ये हो गया, 2 मिनट लगते हैं इसको बनाने। हाँ। हरे कृष्ण। तो आप लोग प्रैक्टिस करो। बूस्टर कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे सॉल्व नहीं किया? आप लोग सब मूवी देखने में बिजी हो, कुछ बच्चों ने किया है। तो आज आप लोग कंप्लीट कर लो। ठीक है, कल ज्योमेट्रिकल, हाँ कल बहुत आगे निकल जाएंगे हम। ज्योमेट्रिकल खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है।